नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये रहा आपका सेट 5 का पार्ट 1, जो रोशन आनंद सर का डबल स्टार सीरीज है, जो कि दरोगा का अपने आप में पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, यहाँ से 70 से 75% का दावा किया जाता है और देखा भी गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सेट 5 को। इससे पहले का पूरा अपलोड कर दिया गया है, उसको देखें आप अच्छे से। चलिए 2-3 बार बोल बोल के याद करवाएंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। कहता है कि पहला क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। तो मलेरिया का उन्मूलन कब तक है? 2030 तक है। ठीक है, भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2027 से 28 है। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2027 से 28 है। भारत चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है 2028। भारत ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है 2028 तक का। ठीक है, चलिए मैथ रीजनिंग को हम छोड़ेंगे। ठीक है, आप बस इसमें इतना याद रखिए कि गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। मैथ रीजनिंग को हम छोड़ेंगे और करेंट अफेयर को छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कहता है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु के गतिज ऊर्जा समान है, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, तो हल्का वाला वस्तु का वेग भारी वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक होगा। कहता है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु की गतिज ऊर्जा अगर समान रहेगा, तो हल्का वाला वस्तु का वेग भारी वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है, मतलब हल्का वस्तु का वेग भारी वस्तु से ज़्यादा हो जाएगा, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु रहेगा तब। ठीक है, दूसरा क्या कहता है सो समझिएगा। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान रहेगा, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है और दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो भारी वाली वस्तु का संवेग हल्की वाली वस्तु से ज़्यादा होगा। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, तो भारी वाली वस्तु का जो संवेग है ना, वो हल्की वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है। कहता है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की संवेग समान है, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, उसका संवेग समान है, तो हल्का वाली वस्तु का गतिज ऊर्जा भारी वाली वस्तु से अधिक हो जाएगा। कहता है कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, दोनों का संवेग समान है, तो हल्का वस्तु का जो गतिज ऊर्जा है ना, वो भारी वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपका मंगलवार वाला, ये आपका रीजनिंग है। रीजनिंग छोड़िए, मैथ भी छोड़ेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। ध्यान से देखेंगे। कहते हैं दोस्तों कि 14 से 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया गया। इनके इस प्रसिद्ध भाषण को ही भागवधु से चित्र प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। समझिएगा इसको, फिर से याद करवाएंगे आपको। कहता है कि 14 से 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। पंडित नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया, और इनके जो प्रसिद्ध भाषण था ना, इसी को ही भागवधु से चित्र प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्टी विद द डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा भागवधु से चित्र प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्टी विद द डेस्टिनी किससे संबंधित है, किसके भाषण से संबंधित है? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू से। याद हो गया? चलिए आगे देखिए। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन क्या है? कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से
कहता है कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी दिन होगा। जब महात्मा गांधी कहे थे 14 अगस्त 1947 कलकत्ता में। कहता है कि कल हम, महात्मा गांधी ने कहे थे 14 अगस्त 1947 को, क्या कि 15 अगस्त को तो देश आज़ाद हुआ, तो एक दिन पहले की बात है। तो 14 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कहे कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होना है। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी दिन होगा। अब कहता है कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा। ठीक है, चलिए, इनकी पुस्तकें हैं जवाहरलाल नेहरू के द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, पुस्तकें हैं जवाहरलाल नेहरू के द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दोनों के दोनों जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक हैं। जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे। जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे। तो जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के दोस्तों प्रबल समर्थक थे। स्टैगफ्लेशन के बारे में बता रहा है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, समझिएगा। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो स्टैगफ्लेशन मतलब मंदीगत मुद्रास्फीति। वह स्थिति होती है, स्टैगफ्लेशन में वह स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं मंदी की स्थिति एक साथ होती है। स्टैगफ्लेशन क्या है? कहता है कि मुद्रास्फीति की वैसा समय जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ होती है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो, उसी को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दोस्तों, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में कीमत और बेरोजगारी दोनों बढ़ता है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में कीमत भी बढ़ता है और बेरोजगारी भी बढ़ता है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में कीमत भी बढ़ता है और बेरोजगारी भी दोस्तों बढ़ता है। कहता है आगे, यहाँ तक तो समझ गया। कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो तो उसे एस्क्यूफ्लेशन कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो तो उसे एस्क्यूफ्लेशन कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों एक साथ होगा, उसको एस्क्यूफ्लेशन कहते हैं। एस्क्यूफ्लेशन में कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है। एस्क्यूफ्लेशन में दोस्तों कुछ वस्तु और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है एवं कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कमी होती है। एस्क्यूफ्लेशन में कुछ वस्तु और कुछ सेवा की कीमत में वृद्धि होगा और कुछ वस्तु और सेवा की कीमत में कमी होगा, इसी को एस्क्यूफ्लेशन कहते हैं। स्लो डाउन वह आर्थिक, अब दिक्कत है, स्लो डाउन वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम हो जाता है। स्लो डाउन क्या है समझिएगा दोस्तों। स्लो डाउन, स्लो डाउन क्या है? कहता है कि वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होने लगता है। तो वह कौन सी क्रिया है जिसमें जीडीपी बढ़ता है और ग्रोथ रेट कम होने लगता है? तो वो होगा स्लो डाउन। वो क्या होगा? स्लो डाउन। वो क्या होगा? स्लो डाउन। अगला कहता है किसी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट नकारात्मक हो जाती है, उसे संकुचन कहते हैं। किसी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर नकारात्मक होती है, किसी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर नकारात्मक होती है तो उसे संकुचन कहते हैं। किसी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर नकारात्मक हो तो उसको संकुचन कहते हैं। उसको ध्यान देंगे। चलिए आगे क्या कहता है। आगे है कि यदि लगातार कम से कम 2 तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट नकारात्मक रहती है तो इसे मंदी कहा जाता है। यदि लगातार कम से कम 2 तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट नकारात्मक रहती है तो इसे मंदी कहा जाता है। यदि लगातार कम से कम 2 तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट नकारात्मक रहती है तो इसे मंदी कहते हैं। ठीक है। अब डिप्रेशन मतलब महामंदी। डिप्रेशन मतलब महामंदी क्या है?
तो कहता है कि वह अवस्था जब अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ साथ अपस्फीति डिप्लेशन होता है तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, समझिएगा कि डिप्रेशन क्या है एक बार फिर से। दोस्तों कहते हैं डिप्रेशन मतलब महामंदी क्या है, तो वैसी अवस्था जब अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ साथ अपस्फीति भी होती है। जब मंदी के साथ अपस्फीति होगा, जब मंदी के साथ अपस्फीति होगा उसी को हम डिप्रेशन या महामंदी कहते हैं। मेल्ट डाउन, देखिए मेल्ट डाउन क्या है। मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन का तात्पर्य वित्त बाजार का तेजी से गिरना होता है। मेल्ट डाउन का तात्पर्य वित्त बाजार का तेजी से गिरना होता है। मेल्ट डाउन का तात्पर्य वित्त बाजार में तेजी से गिरना होता है। मेल्ट डाउन का तात्पर्य वित्त बाजार का तेजी से गिरना होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मुद्रास्फीति के प्रकार है दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है कि मुद्रास्फीति के प्रकार, सबसे पहला आता है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। सबसे पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 3% से कम होती है इसको हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जब मुद्रास्फीति की दर 3% से कम होगा तो उसको रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। जब मुद्रास्फीति की दर 3% से कम होगा तो उसको हम मुद्रास्फीति रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, अब चलती हुई मुद्रास्फीति क्या है, तो जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% के बीच होगा, जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% के बीच होगा उसको हम चलती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% के बीच होगा तो उसको हम चलती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, अब दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या है, तो जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% रहेगा, जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% रहेगा तो उसको हम दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% रहेगा तो उसको हम दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। तो तीनों को देख लेते हैं एक बार। जब मुद्रास्फीति की दर 3% से कम होगा तो उसको रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। जब 3% से कम होगा तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। और जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% के बीच रहेगा तो उसको चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% के बीच रहेगा तो चलती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। और जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% हो जाएगी तो उसको हम दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ चलिए, अब कहता है कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई मुद्रास्फीति क्या है, जब मुद्रास्फीति की दर 20% से ज़्यादा होगा, जब मुद्रास्फीति की दर 20% से ज़्यादा होगा उसको हम कूदती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। जब मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक होगा तो उसको हम कूदती हुई दोस्तों मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, तो और छोटा करें या फिर है क्या। यहाँ अच्छा, अति मुद्रास्फीति। देखिए दोस्तों एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, कहता है दोस्तों कि अति मुद्रास्फीति क्या है। अति मुद्रास्फीति क्या है, तो जब मुद्रास्फीति की दर 3 अंकों में आ जाती है ना उसी को हम अति मुद्रास्फीति कहते हैं। अति मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति की दर 3 अंकों में आ जाती है उसको हम अति मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे सन 2000 के दशक में जिम्बाब्वे में ऐसी ही मुद्रास्फीति देखी गई थी, मतलब अति मुद्रास्फीति हो गया था। ठीक है, चलिए अब कहता है कि वृहत ज्ञान कोश, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन 6 नंबर है, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि वृहत ज्ञान कोश की रचना दीदरों ने किया था। ठीक है, ये गलत है। कहता है कि वृहत ज्ञान कोश की रचना दीदरों ने किया था। वृहत ज्ञान कोश की रचना दीदरों ने किया था। वृहत ज्ञान कोश की रचना दीदरों ने किया था। वृहत ज्ञान कोश की रचना दीदरों ने किया था। प्रमुख रचना नीचे दिया गया है और लेखक दिया गया है और संबंधित तथ्य है। जैसे विधि की आत्मा जो रचना है वो किसका है, द स्प्राइट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था।
ठीक है। विधि की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉ, कभी कभी इंग्लिश भी पूछ दिया जाता है, तो विधि की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉ दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है। सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने दिया था। सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने, सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने दिया था। बृहत ज्ञानकोश जिसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया दिदरो ने दिया था। ठीक है, समझ गया। बृहत ज्ञानकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया दोस्तों दिदरो ने दिया था, वही ऊपर पूछा गया है। ठीक है, तो समझिएगा फिर से। और कॉमन सेंस टॉमसन पेन ने दिया था। कॉमन सेंस किसकी रचना है? टॉमस पेन का। एक बार फिर से देखिएगा, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, रुक जाइए। हाँ, कहते हैं दोस्तों कि विधि की आत्मा जो है ना, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। विधि की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉज दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। विधि की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू ने। सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने। सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने दिया था। सामाजिक संविदा और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने दिया था। बृहत ज्ञानकोश या इंसाइक्लोपीडिया दिदरो ने दिया था। बृहत ज्ञानकोश या इंसाइक्लोपीडिया दिदरो ने दिया था। बृहत ज्ञानकोश या इंसाइक्लोपीडिया दिदरो ने दिया था। कॉमन सेंस दोस्तों टॉमस पेन ने दिया था। कॉमन सेंस टॉमस पेन ने दिया था। कॉमन सेंस टॉमस पेन ने दिया था। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर ले। हाँ, देखिए क्या कहता है। प्रमुख घटना और वर्ष। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। लुई सोलहमा को फांसी रॉबस्पियर द्वारा 21 जनवरी 1793 को लुई सोलहमा को फ्रांस फांसी दिया गया था। किसके द्वारा? सबसे पहले रॉबस्पियर द्वारा। लुई सोलहमा को फांसी कौन दिया था? रॉबस्पियर। लुई सोलहमा को फांसी कौन दिया था? रॉबस्पियर। कब दिया था? 21 जनवरी 1793 को। तो लुई सोलहमा को फ्रांस फांसी दिया था रॉबस्पियर कब? 21 जनवरी 1793 को। अच्छा, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1848 में। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन 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 1848 में। बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 को। बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 को। बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 को। बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 में। जो बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 को। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाते हैं। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाते हैं। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 14 जुलाई को मनाते हैं। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाते हैं। साथ ही साथ फ्रांस में मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया गया 27 अगस्त 1789 को। ठीक है, फ्रांस में मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया गया 27 अगस्त 1789 को। फ्रांस में मानव और नागरिक के अधिकार को स्वीकृत किया गया 27 अगस्त 1789 को। फ्रांस में मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकृत किया गया 27 अगस्त 1789 को। अच्छा, फ्रांस में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1791 में। फ्रांस में वैधानिक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1791 में। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1791 में हुआ था। एक बार फिर इसको देखेंगे दोस्तों और याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में। लुई सोलहमा को फांसी दिया गया रॉबस्पियर द्वारा 21 जनवरी 1793 को। लुई सोलहमा को फांसी दिया गया रॉबस्पियर द्वारा 21 जनवरी 1793 को। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में। बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 को। बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 को। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाते हैं। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाते हैं। फ्रांस में मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकृत किया गया 27 अगस्त 1789 को। फ्रांस में मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकृत किया गया 27 अगस्त 1789 को। अच्छा, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1791 में। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1791 में। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1791 में। 8 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों।
रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत माने यूनेस्को में शामिल किया गया है, इतना समझिए। रामप्पा मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची शामिल भारतीय स्थल की सूची, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे विरासत विरासत स्थल कहाँ पे है, उसके बाद स्थापना वर्ष बताएंगे। तो अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में। अच्छा, एलोरा की गुफा भी दोस्तों महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में। ताजमहल उत्तर प्रदेश में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में। सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, ठीक है। महाबलीपुरम स्मारक कहाँ है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में, महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में है। गोवा के चर्च तथा कॉन्वेंट्स, गोवा के चर्च तथा कॉन्वेंट्स गोवा में है। गोवा के चर्च तथा कॉन्वेंट्स गोवा में है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में, खजुराहो का मंदिर समूह मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर समूह मध्य प्रदेश में। हम्पी स्मारक मंदिर कर्नाटक में है। हम्पी का स्मारक समूह कर्नाटक में है। हम्पी का स्मारक समूह दोस्तों कर्नाटक में है। हम्पी का स्मारक समूह कर्नाटक में है, ध्यान देंगे। फतेहपुर सिकरी का समूह उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सिकरी स्मारक समूह उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, पटदकल मंदिर, पटदकल मंदिर कर्नाटक में है। 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 एलिफेंटा गुफा दोस्तों महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में। सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 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 में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। कुतुब मीनार दोस्तों दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में। अच्छा, महाबोधि मंदिर देखेंगे गया बिहार में, इंपॉर्टेंट है, 2002 में इसको शामिल किया। गया कहता है महाबोधि मंदिर गया में है, बिहार में। इसको गया जी कर दिया गया है। महाबोधि मंदिर गया बिहार में है। भीमबेटका का गुफा मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में। लाल किला तो दिल्ली में जानते हैं। जंतर मंतर राजस्थान में। जंतर मंतर राजस्थान में। जंतर मंतर राजस्थान में। अच्छा, नालंदा महाविहार बिहार में है। नालंदा महाविहार बिहार में है। नालंदा महाविहार कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। अच्छा, अहमदाबाद शहर ये आपको गुजरात में है। अहमदाबाद शहर गुजरात में है, ठीक है। अच्छा, अब विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट मुंबई में है। विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट मुंबई में है। विक्टोरिया गोथिक आर्ट कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। इतना चीज आप देखें, लेकिन इसको शामिल किया गया वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, डेट तो दोस्तों नहीं पूछता है, अगर पूछेगा भी ना तो आपको हम बता दें, नया वाला पूछेगा। चलिए नया वाला याद कर लेते हैं, 2000 यहाँ से। चलिए, महाबोधि मंदिर 2002 में शामिल किया गया, गया बिहार में। महाबोधि मंदिर 2002 में गया बिहार में। महाबोधि मंदिर 2002 में गया बिहार में। भीमबेटका 2003 में मध्य प्रदेश में। भीमबेटका 2003 मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका को शामिल किया गया 2003 में मध्य प्रदेश में है। लाल किला को शामिल किया गया 2007 में, नई दिल्ली में है। लाल किला को शामिल किया गया 2007 में, नई दिल्ली में है। जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया, राजस्थान में है। जंतर मंतर कहाँ है? राजस्थान में शामिल किया गया 2010 में। नालंदा महाविहार 2016 में शामिल किया गया, बिहार में। नालंदा महाविहार कहाँ है? बिहार में, ठीक है, और शामिल किया गया 2016 में। अच्छा, अहमदाबाद शहर जो कि गुजरात की राजधानी है, तो अहमदाबाद शहर को शामिल किया गया 2017 में, और ये कहाँ है? गुजरात में। विक्टोरिया गोथिक आर्ट को 2018 में शामिल किया गया, मुंबई में है। विक्टोरिया गोथिक आर्ट मुंबई में। विक्टोरिया गोथिक आर्ट मुंबई में, ठीक है। आइए, और भी है। देखिए, जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया, ये राजस्थान में है। जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया, राजस्थान में। जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया, राजस्थान में। रामप्पा मंदिर 2021 में शामिल हुआ, तेलंगाना में है। रामप्पा मंदिर दोस्तों 2021 में शामिल हुआ, तेलंगाना में। माफी चाहता हूँ। रामप्पा मंदिर 2021 में शामिल किया गया यूनेस्को में, और ये कहाँ है? रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। दोस्तों, धौलावीरा को 2021 में ही शामिल किया गया है।
और ये गुजरात में। धौलावीरा को 2021 में शामिल किया गया और ये गुजरात में। धौलावीरा को 2021 में शामिल किया, गुजरात में है। अच्छा, मोईदम 43वां है, इसको 2024 में शामिल किया गया, असम में। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए आपका 26 और 27 इंपॉर्टेंट है। तो मोईदम दोस्तों असम में। मोईदम कहाँ है? असम में है। मोईदम कहाँ है? असम में है। मोईदम कहाँ है? असम में है। और यह 43वां है। ठीक है, टोटल 44 को शामिल किया गया है, जिसमें कि टोटल 44 शामिल है, जिसमें मोईदम 43वां है। तो मोईदम को दोस्तों शामिल किया गया है 2024 में और यह असम में है। ठीक है, मोईदम 43वां है, कब शामिल किया गया? 2024 में, असम में है। मराठा सैन्य परिदृश्य यह 44वां है। मराठा सैन्य परिदृश्य 44वां है, 2025 में शामिल किया गया है। यह महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो मराठा सैन्य परिदृश्य 44वां है, 2025 में शामिल किया गया है, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। एक बार फिर 24 से देख लेते हैं। रामप्पा मंदिर 2021 में शामिल हुआ, तेलंगाना में है। धौलावीरा 2021 में शामिल हुआ, गुजरात में है। मोईदम 43वां है, 2024 में शामिल हुआ, असम में है। मराठा सैन्य परिदृश्य 44वां है, 2025 में शामिल किया, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु का। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है? ट्रांस हिमालय से संबंधित कहता है। ट्रांस हिमालय, यह महान हिमालय या बृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय या बृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां आते हैं। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन आते हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको केटू बोलते हैं। ऊंचाई 8611 है। तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको केटू बोलते हैं। 8611 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी यही है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी दोस्तों यहीं पर है, ट्रांस हिमालय में ही है। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? राकापोसी है। कहाँ है? ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय में विभिन्न ग्लेशियरों का विकास हुआ है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में है, बाल्टोरो ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में है, बियाफो भी ट्रांस हिमालय में और हिस्पर भी ट्रांस हिमालय में है। तो हमने क्या देखा? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। बाल्टोरो ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में, बियाफो ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में, हिस्पर ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में, सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में, बाल्टोरो ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में, बियाफो ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में और हिस्पर ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में है। बुंजी गॉर्ज भारत की सबसे गहरी गॉर्ज है, लगभग 5200 मीटर। इसका निर्माण सिंधु नदी करती है। दोस्तों समझिएगा, बुंजी गॉर्ज है ना, तो भारत की सबसे गहरी गॉर्ज है, लगभग 5200 मीटर गहरी है। इसका निर्माण कौन करता है? सिंधु नदी करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आइए बृहत और बिहान हिमालय, महान हिमालय। दोस्तों आपको याद हो रहा है ना? चलिए, बृहत, और अगर आप याद नहीं करेंगे तो याद रखिए, याद करने वाला आ करके बैठा हुआ है, पूरा याद कर जाएगा और आप कंफर्टेबल जोन खोजते ही रह जाइएगा। नींद को भगाइए और पूरा अच्छे से याद कीजिए। मैं कितना मेहनत करके आपको याद करवा रहा हूँ। चलिए, बृहत या महान हिमालय। ठीक है, तो बृहत हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय से ITSZ मतलब इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। जो बृहत हिमालय है ना, वो ट्रांस हिमालय से, जो बृहत हिमालय है वो ट्रांस हिमालय के नीचे पड़ता है। तो वह ट्रांस हिमालय से ITSZ मतलब इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। ITSZ इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। तो बृहत हिमालय दोस्तों ट्रांस हिमालय से ITSZ इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। यह बृहत हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है। बृहत हिमालय या महान हिमालय है ना, यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिसके चलते इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। बृहत हिमालय या महान हिमालय हमेशा बर्फ से दोस्तों ढका रहता है, जिसके कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट
8,848.800 मीटर ऊंची है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। मतलब आपसे पूछेगा कि जो आपका दोस्तों माउंट एवरेस्ट है वो किस चोटी में है, तो बृहत हिमालय या महान हिमालय में, किस हिमालय में पूछेगा तो बृहत हिमालय या महान हिमालय में। ठीक है, अब ये बृहत हिमालय में कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट तथा नामचा बरवा आदि इसमें कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। दोस्तों वृहत हिमालय या महान हिमालय या सह्याद्री हिमालय या बर्फीली हिमालय, इसमें कौन कौन से शिखर है? कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी, कॉमेट तथा नामचा बरवा। तो कंचनजंगा कहाँ है? बृहत हिमालय में। नंगा पर्वत कहाँ है? बृहत हिमालय में। नंदा देवी कहाँ है? बृहत या महान हिमालय में। कॉमेट कहाँ है? बृहत या महान हिमालय या सह्याद्री में। नामचा बरवा बृहत या महान हिमालय में। ठीक है, चलिए, बृहत हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदी का उद्गम होता है। कहता है कि बृहत हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदी का उद्गम होता है। बृहत हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदी का उद्गम होता है। इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियां, मैंने बृहत हिमालय को काटकर बहने वाली नदियां कौन कौन है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, जो पूर्ववर्ती नदियों में एक अच्छा उदाहरण मानी जाती है। कहता है कि बृहत हिमालय सबसे, देखिए फिर से समझिएगा, बृहत हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदी निकलती है, ये तो जान गया। अच्छा, इस बृहत हिमालय को काट काट कर बहने वाली नदियां कौन कौन है? तो काट काट कर दोस्तों बहने वाली नदियां हैं, बृहत हिमालय को काट कर बहने वाली नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा जो पूर्ववर्ती नदी का एक अच्छा पूरब की दिशा में बहती है। उसके बाद दोस्तों बृहत हिमालय के बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय जिसको बोल सकते हैं, लघु या मध्य या हिमाचल हिमालय। लघु हिमालय बृहत हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय बृहद हिमालय से MCT द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय बृहद हिमालय से MCT द्वारा मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय बृहद हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां पाया जाता है। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी में कौन कौन सा श्रेणी है? कहता है कि लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी में कौन कौन सा श्रेणी है? तो पीर पंजाल लघु हिमालय में है, पीर पंजाल लघु हिमालय में है, पीर पंजाल लघु हिमालय में है। धौलाधर लघु हिमालय में है, धौलाधर लघु हिमालय में है, धौलाधर लघु हिमालय में है। मसूरी लघु हिमालय में है, मसूरी लघु हिमालय में है, मसूरी लघु हिमालय में है। नाग टिब्बा दोस्तों लघु हिमालय में है, नाग टिब्बा लघु हिमालय में है, नाग टिब्बा लघु हिमालय में है। महाभारत लघु हिमालय में है, महाभारत लघु हिमालय में है, महाभारत लघु हिमालय में है। ठीक है, इतना चीज याद रखिए। देखिए कहता है बृहत हिमालय व लघु हिमालय के बीच कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटी मिलती है। कहता है कि कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, लाहौल स्फीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटी कहाँ मिलती है? तो बृहत एवं लघु हिमालय के बीच। ठीक है, तो कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति घाटी, कुल्लू घाटी एवं कांगड़ा घाटी कहाँ मिलती है? तो बृहत एवं लघु हिमालय में। कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति घाटी, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी मिलती है बृहत एवं लघु हिमालय में। यहाँ अल्पाइन चारागाह है जिसे कश्मीर घाटी में मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है। दोस्तों बृहत हिमालय में अल्पाइन चारागाह है, बृहत हिमालय में दोस्तों या लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह है जिसे कश्मीर में मर्ग, समझिएगा, कहता है कि बृहत या लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर में मर्ग
कश्मीर घाटी में मर्ग कहते हैं, जैसे कि गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तो यह कहाँ है? वृहत एवं लघु हिमालय में। तो हमने क्या देखा कि वृहत या लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह होता है, जिसे कश्मीर घाटी में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलिए, कहता है दोस्तों कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग लघु हिमालय में है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग लघु हिमालय में है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग लघु हिमालय में ही है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में है। मतलब प्रसिद्ध फूलों की घाटी दोस्तों लघु हिमालय में ही है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी लघु हिमालय में ही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब लघु हिमालय में ही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड लघु हिमालय में है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय या निम्न हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय। शिवालिक लघु हिमालय से एमबीएफ द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक लघु हिमालय से शिवालिक लघु हिमालय से एमबीएफ द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। शिवालिक जो है ना दोस्तों, वो लघु हिमालय से एमबीएफ द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा दोस्तों शिवालिक जो है वो लघु हिमालय से अलग होता है। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। जो शिवालिक है ना, वह हिमालय का नवीनतम भाग है, ये तो आप जानते हैं। दोस्तों कहता है कि शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां पाया जाता है, जैसे काठमांडू घाटी। ठीक है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच बहुत सारा घाटी है, जिसमें एक शामिल है काठमांडू घाटी। ठीक है, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून सबसे बड़ा हो गया और हरिद्वार। शिवा कहता है कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में दून या द्वार, और देहरादून में इसको पश्चिम में दून या द्वार कहते हैं, जैसे कि देहरादून और हरिद्वार। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान खेती की जाती है। ये दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, जाफरान इसका एक है प्रकार है केसर का। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोट पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जो है ना, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोट पर मोटी परत के रूप में जमा हुआ है। कहता है शिवालिक उत्तर भारत के विशाल मैदान HFF द्वारा अलग होता है। शिवालिक जो है उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ना, उससे HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट द्वारा अलग होता है। शिवालिक उत्तर भारत के विशाल मैदान से HFF द्वारा अलग होता है, जैसे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहते हैं। अच्छा, अब आता है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैमा नंबर 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव है। 24वें गुरु महावीर स्वामी है। 24वें गुरु जैन धर्म का 24वां गुरु महावीर स्वामी है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए, भरद्वाहु के कल्प सूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने गृह त्याग के 13 महीने बाद वस्त्रधार त्याग कर दिया था। भद्रबाहु के कल्प सूत्र में यह लिखा हुआ है। कल्प सूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु की। कल्प सूत्र कौन लिखा है? भद्रबाहु लिखा है। तो भद्रबाहु के कल्प सूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने गृह त्याग के जब घर छोड़ा था तो 13 महीने बाद वस्त्र का त्याग कर दिए थे। 42 वर्ष की अवस्था में
जृंभिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसको आप याद रखना है। चलिए, कहता है भगवान महावीर ने सबसे पहले 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिसे गंधर कहा गया। भगवान महावीर ने सबसे पहले 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। भगवान महावीर ने सबसे पहले 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिसे गंधर कहा गया। ठीक है। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गया। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी का निधन हो गया। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया। भगवान महावीर ने 5 व्रत ब्रह्मचर्य दिया था। भगवान महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया था। भगवान महावीर ने 5वां व्रत जो है वो ब्रह्मचर्य को बताया। ठीक है। भगवान महावीर ने व्रतों को 2 भागों में विभाजित किया है। भगवान महावीर ने व्रतों को 2 भागों में विभाजित किया है। अनुव्रत मतलब गृहस्थ आम आदमी के लिए, अनुव्रत मतलब गृहस्थ आम आदमी के लिए, और महाव्रत माने मुनि के लिए। 2 भागों में विभाजित किया है ना, एक वो है अनुव्रत और महाव्रत। तो अनुव्रत गृहस्थ कर सकता है आम आदमी, और महाव्रत मुनि करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। कहता है कि अनेकांतवाद एवं स्यादवाद दर्शन का संबंध जैन धर्म से है। अनेकांतवाद और स्यादवाद जो दर्शन है ना, उसका संबंध जैन धर्म से है। अनेकांतवाद एवं स्यादवाद दर्शन का संबंध जैन धर्म से है। अनेकांतवाद और स्यादवाद दर्शन का संबंध दोस्तों जैन धर्म से है। आइए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता है कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। अच्छा, ये आपका करंट अफेयर है दोस्तों। करंट अफेयर को मारिए गोली, बढ़ते हैं आगे। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। बारह नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है। माने मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस। अच्छा, मायोपिया में लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है। जब मायोपिया होता है ना, तो उसमें लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है। मायोपिया में क्या होता है? लेंस की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कम हो जाती है। मायोपिया में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, मायोपिया में को मतलब उसको निकट दृष्टि दोष बोल सकते हैं। तो मायोपिया में निकट की वस्तु तो दिखाई देगा, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है तथा दूर बिंदु निकट आ जाती है। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। मायोपिया में प्रतिबिंब दोस्तों रेटिना से पहले बनता है, इसको याद रखिएगा। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है तथा दूर बिंदु निकट आ जाता है। हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया 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 में मतलब दूरदृष्टि दोष में कहता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु नहीं। माने जो दोष है ना वो दिखाई देगा, कहने का मतलब है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है। हाइपरमेट्रोपिया में नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। हाइपरमेट्रोपिया में नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। चलिए, निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों अवतल लेंस। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस। दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस। जरा माने
जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस, अबिंदुकता के लिए दोस्तों बेलनाकार, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार, अबिंदुकता एंटी एंटीजमेटिज्म के लिए कहता है, एस्टिग्मेंटिज्म के लिए बेलनाकार, मतलब अबिंदुकता के लिए बेलनाकार। अच्छा, मोतियाबिंद मतलब कैटरैक्ट, मोतियाबिंद मतलब कैटरैक्ट, मोतियाबिंद मतलब कैटरैक्ट, तो इसमें ऑपरेशन से ठीक होता है मोतियाबिंद, ऑपरेशन से। और वर्णांधता दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, यह एक आनुवांशिक बीमारी है, वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि मिश्र धातु का उपयोग विद्युत इस्त्री, रोस्टर आदि समान विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातु की अपेक्षा अधिक होती है तथा मिश्र धातु का उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं होता है। समझिएगा फिर से, आप इतना समझिए कि मिश्र धातु का उपयोग विद्युत इस्त्री में करते हैं, मिश्र धातु का उपयोग विद्युत इस्त्री में करते हैं और रोस्टर में भी करते हैं। ठीक है, विद्युत, इसको याद रखिएगा कि मिश्र धातु का उपयोग विद्युत इस्त्री, रोस्टर आदि समान विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था। इसे इस्मा योजना भी कहते हैं। डिकी बर्ड प्लान को इस्मा योजना कहते हैं। डिकी बर्ड प्लान को इस्मा योजना कहते हैं। डिकी बर्ड प्लान को इस्मा योजना कहते हैं। शुरू कौन किया था डिकी बर्ड प्लान? लॉर्ड माउंटबेटन। कब? 1947 में। क्योंकि दिल्ली के प्रांतीय गवर्नर की असेंबली में इसे हेस्टिंगस इम्मा ने प्रस्तुत किया था। समझिएगा, सबसे पहले तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था और इसको इम्मा योजना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इम्मा योजना? क्योंकि दिल्ली के प्रांतीय गवर्नर की असेंबली में इसे हेस्टिंगस इम्मा ने प्रस्तुत किया था। हेस्टिंगस इम्मा ने प्रस्तुत किया था। डिकी बर्ड प्लान की योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सम्मुख रखा, जिसे तुरंत अस्वीकार कर दिया गया। डिकी बर्ड प्लान की योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा, लेकिन उसके तुरंत जो है अस्वीकार कर दिया गया। कहा गया कि यह योजना बाल्कनीकरण को बढ़ावा देगी तथा देश में हिंसा तथा अशांति को जन्म देगा, इसलिए इसको बाल्कन प्लान भी कहा गया। समझिएगा, जब लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ रखवाया ना, एक सेकेंड, जब लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह योजना बाल्कनीकरण को बढ़ावा देगा तथा जिसमें हिंसा तथा अशांति को जन्म देगा, इसलिए इसको बाल्कन प्लान भी कहा गया है। डिकी बर्ड प्लान को एक समिति द्वारा पारित किया गया था, जिसमें सर हेस्टिंगस, सर जॉर्ज एबल तथा लॉर्ड माउंटबेटन शामिल थे। पूछ देगा आपको कि डिकी बर्ड प्लान समिति में कौन कौन था, तो है सर हेस्टिंगस, सर जॉन एबेल और लॉर्ड माउंटबेटन। कौन कौन था? सर हेस्टिंगस, सर जॉर्ज एबेल और लॉर्ड माउंटबेटन। किसमें था? डिकी बर्ड प्लान में। कौन कौन? सर हेस्टिंगस, सर जॉर्ज एबेल और लॉर्ड माउंटबेटन। अब कहता है कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय प्रांतीय चुनाव 1937 में भारत छोड़ो आंदोलन एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। तो कहेगा कि प्रांतीय चुनाव जो 1937 में हुआ था वो किसके समय हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। तो प्रांतीय चुनाव कब हुआ, किसके समय हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ। दोस्तों थोड़ा बड़ा करते हैं। कहता है कि लॉर्ड इरविन का जो समय है, सबसे पहले जान लीजिए 1926 से 31। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है 1926 से 31। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है 1926 से 31। तो लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा गोलमेज सम्मेलन प्रमुख घटना हुआ। सबसे पहले जानिए
साइमन कमीशन कब हुआ, किसके समय हुआ, लॉर्ड इरविन के समय। साइमन कमीशन कब आया था भारत, लॉर्ड इरविन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके समय हुआ, लॉर्ड इरविन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय। गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, ठीक है। इसको अच्छा, लॉर्ड वेवेल के समय क्या क्या हुआ था, तो लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 44 से 47 है। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 44 से 47 है। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 47 है। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 47 है। लॉर्ड वेवेल के समय नौसेना विद्रोह हुआ तथा कैबिनेट मिशन भारत आया। नौसेना विद्रोह किसके समय हुआ, लॉर्ड वेवेल के समय। नौसेना विद्रोह लॉर्ड वेवेल के समय हुआ। नौसेना विद्रोह लॉर्ड वेवेल के समय हुआ। कैबिनेट मिशन भारत आया लॉर्ड वेवेल के समय। कैबिनेट मिशन भारत आया लॉर्ड वेवेल के समय। कैबिनेट मिशन भारत आया लॉर्ड वेवेल के समय। दोस्तों 15 नंबर हिंदी है, इसको छोड़ दीजिए। 16 भी है, इसको भी छोड़िए। 17 नंबर को देखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बजट तैयार प्रक्रिया में सीधे शामिल नहीं होता है। कैग जो है ना, वो बजट की तैयारी प्रक्रिया में सीधे भाग नहीं लेता है। देखिए कैसे भाग लेता है कैग, सो समझेंगे। कहता है कि केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रारूपण मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रारूपण का मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के साथ परामर्श करके बजट में अंतिम रूप से आकार देता है। कहता है समझिएगा कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के साथ परामर्श करके बजट के अंतिम प्रारूप को आकार दिया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालय समझिए क्या है, प्रशासनिक मंत्रालय यह विभिन्न सरकारी विभागों और क्षेत्रों जैसे रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि का प्रबंधन करते हैं। दोस्तों जो प्रशासन मंत्रालय है ना, प्रशासनिक मंत्रालय, इसका काम क्या होता है, यह विभिन्न सरकारी विभागों और क्षेत्रों जैसे रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि का प्रबंधन करता है। तो रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि का प्रबंधन कौन करता है, प्रशासनिक मंत्रालय करता है, ठीक है। चलिए, ये बजट तैयारी प्रक्रिया में इनपुट प्रदाता के रूप में कार्य करता है। कौन, प्रशासनिक मंत्रालय। प्रशासनिक मंत्रालय जो है बजट तैयारी प्रक्रिया में इनपुट प्रदान का रूप में कार्य करता है। नई योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अपनी आवश्यकताओं और प्रस्तावों को वित्त मंत्री के समक्ष रखते हैं। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में है। कैग दोस्तों आर्टिकल 148 में है। कैग भारत सरकार और राज्य सरकार का लेखा परीक्षक सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। कैग जो होता है ना दोस्तों, आर्टिकल 148 में जान गए, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के लेखा परीक्षण का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। इसका कार्य मुख्य रूप से बजट के क्रियान्वयन के बाद का है। कैग का जो काम है ना, वो बजट का जो क्रियाक्रम समाप्त हो जाता है उसके बाद उसका चालू होता है। कैग बजट की तैयारी या उसके प्रारूपण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है। कैग जो है ना, बजट की तैयारी या उसके प्रारूपण प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्योंकि इसका काम खर्च के बाद ही जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। ये जान के वित्त आयोग जानिए अब क्या है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, 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 ठीक है। यह संवैधानिक आयोग है। वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है। वित्त आयोग का काम है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध पर सिफारिश देना। वित्त आयोग का काम है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर सिफारिश देना। वित्त आयोग का काम है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर सिफारिश देना। यह बजट में व्यय और राजस्व मदों के प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है। देखिए बजट से संबंधित तथ्य है। बजट आर्टिकल 112 में है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। बजट का संबंध 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। संविधान ने इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। देखिए बजट का जो दोस्तों समय होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। इसका जो समय वार्षिक वित्तीय का जो अवधि होता है वार्षिक वित्तीय विवरण का, वो दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च। रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1954 में अलग कर दी 1924 में अलग कर दिया गया।
रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति 1921 में आया था, उसी की सिफारिश पर 1924 में अलग कर दिया गया। 2017 तक भारत के 2 बजट होते थे। 2017 तक भारत के 2 बजट होते थे, ठीक है? थोड़ा छोटा कर दें इसको। 2000 कहता है कि 2017 तक भारत के 2 बजट होते थे। एक रेल बजट और एक आम बजट। 2017 तक एक रेल बजट होता था, एक आम बजट होता था। 2017 में रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ फिर से कर दिया गया, जिसे अब यूनियन बजट कहा जाता है। और यह किस समिति से? विवेक देवराय समिति से संबंधित है। 2017 में रेलवे बजट और आम बजट को फिर से एक साथ कर दिया गया, जिसे अब यूनियन बजट कहा जाता है। और किस समिति? विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय समिति की सिफारिश से 2017 में रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ कर दिया गया। राष्ट्रपति इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक का संबंध दोस्तों आर्टिकल 110 में ही जानते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के शनमुखम सेठी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के शनमुखम सेठी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के शनमुखम सेठी थे। सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे, 10 बार पेश किए थे। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले मंत्री मोरारजी देसाई थे, 10 बार। पी चिदम्बरम 9 बार, पी चिदम्बरम 9 बार, पी चिदम्बरम 9 बार, पी चिदम्बरम 9 बार। प्रणब मुखर्जी दोस्तों 8 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार। और निर्मला सीतारमन 2025 में लगातार 8वीं बार बजट पेश की है, ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे। 2026 में भी तो वही की है। तो 9वां बार हो गया निर्मला सीतारमन का, 9वां बार हो गया, ठीक है? देखिए सबसे अधिक पेश करने वाला वित्त मंत्री रहा मोरारजी देसाई, 10 बार पेश किए हैं। पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, निर्मला सीतारमन 2025 में 8वीं बार। और 2026 में दोस्तों यह फिर से निर्मला सीतारमन ही की है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा, याद हुआ होगा, मज़ा आया होगा। तो 4 बार देखिए इस वीडियो को और इसको याद कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।